हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैं संकल्प ट्यूटोरियल से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज सीटेट का जो पेपर जो सेकेंड के नाम से जाना जाता है, जो शिफ्ट वन में होता है, अर्थात वो जूनियर सीटेट के नाम से जाना जाता है, जूनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है सीटेट का। और एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आज पेपर हुआ है 7 जुलाई 2024। 7 जुलाई 2024 का यह पेपर है। और आप लोग पेपर देकर के जस्ट आए होंगे और आपके पास भी बहुत सारे क्वेरीज वगैरह होंगे कि कौन से क्वेश्चन सही गए, कौन से क्वेश्चन गलत गए, और उसके एनालिसिस कैसे होंगे, और उसमें क्वेश्चन के आंसर क्यों सही क्यों गलत जा रहे हैं। थोड़ा सा अपना पेपर लेकर के बैठाइए और आइए थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या किस क्वेश्चन के आंसर कैसे आता है। और फिर इसके माध्यम से हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें सीटेट प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और कितना अभी वो आगे किन दिशा में बढ़ रहा है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। ये आपका सीडीपी का पेपर है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी या टोटल सीटेट में आपके 150 के मार्क्स के आते हैं सारे टोटल क्वेश्चन मिला करके, जिसमें 30 नंबर के आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के सारे ये आपके क्वेश्चन है। तो 30 मार्क्स के आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के क्वेश्चन आपके सामने हैं, थोड़ा देखते हैं। तो यह आपका सीटेट का आपका जो अभी जस्ट पेपर बीता है, जो अभी पेपर सेकेंड के नाम से जाना आता है और शिफ्ट वन के रूप में इसको दिया गया। तो 7 जुलाई आज है और शिफ्ट वन का पेपर है ये सीटेट का। इसको जूनियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि पेपर टू के नाम से भी इसको देखते हैं हम, पेपर टू। तो यह क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि यह सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे कैसे क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा और जूम कर दें इसको। क्वेश्चन शो कर रहे हैं सारे। ओके, आइए थोड़ा देखते हैं। पहला दिया है आपके पास, जो प्रश्न दिया है, महारत हासिल करने के लक्ष्य, महारत हासिल करना है किसी चीज में, मतलब कि मास्टरी गोल, मास्टरी गोल देखना आपको। किसी विषय में किसी क्षेत्र में आपको मास्टर बनना है, मास्टरी करना है, मतलब कि उसमें दक्ष होना है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बारे में दिया है कि उसकी जो अभिप्रेरणा है वो कैसे प्रभावित करेगी, और उसकी योग्यता के बारे में विचार, जो हमारे पास जो विचार जो थॉट होंगे किसी चीज के मास्टरी के लिए, किसी में दक्ष होने के लिए, तो हमारे पास जो मोटिवेशन होंगे और जो हमारे पास योग्यता होगी, तो यह दोनों कैसे प्रभावित करेंगी, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में पड़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा के विश्वास को दर्शाता है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप देखते हैं कि किसी विषय में आपको मास्टरी होना करना पड़ता है या फिर उसमें दक्ष होना पड़ता है, कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होनी होती है, या किसी चीज में आप अच्छे निपुण होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो मोटिवेशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन मोटिवेशन दो तरीके के हैं, एक इंटरनल और एक आपके एक्सटर्नल। तो आपको पता है सीटेट हमेशा कहता है बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन को प्रायोरिटी दीजिए। अर्थात कि अगर किसी विषय में आपको अच्छा करना है, लंबे समय तक करना है, तो हम बहुत ही एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी प्रेरणा के माध्यम से उन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जितना हम आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं जो पहला आपका ऑप्शन है ये वाला, इसमें आपका बाहरी अभिप्रेरणा यहाँ पर दिख रहा है। अर्थात कि बाहरी अभिप्रेरणा आपके मास्टरी गोल में प्रभावित कैसे करेगी, कम करेगी या अधिक करेगी, इसके मैटर में ये बता रहा है। तो बाहरी अभिप्रेरणा आपके मास्टरी गोल में, आपकी दक्षता में, आपके कैपेबिलिटी में, आपके कार्य करने की शैली में, आपके लंबे समय तक उस कार्य से जुड़े रहने का जो प्रभाव होगा, उसमें बाहरी अभिप्रेरणा का जो प्रभाव होगा वो बहुत ही कम होता है। अगर जो आप इंटरनल तरीके से मोटिवेटेड है, अगर जो आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं किसी चीज में, तो आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। अर्थात यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है कि बाहरी प्रेरणा, तो बाहरी प्रेरणा का जो काम होगा मास्टरी गोल में वो निगेटिव इफेक्ट डालता है, वो ज्यादा अच्छा नहीं जाता है। पहले ऑप्शन में आपके पास बाहरी प्रेरणा दिखा हुआ है, और भी इसमें देख लेते हैं बाहरी प्रेरणा कहाँ पर लिखा हुआ है।
यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ बाहरी प्रेरणा, अर्थात कि बाहरी प्रेरणा वाला दो ऑप्शन आपके पास है, ये दोनों ऑप्शन सीधे सीधे जाएंगे। बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा चेक करते हैं। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में है। स्थिर दृष्टिकोण, जब आप किसी व्यक्ति को किसी काम को लिए करने के लिए देते हैं तो दृष्टिकोण उसका स्थिर नहीं होता, वो धीरे 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 वो कार्य करने की प्रगति में आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे स्थिर दृष्टिकोण जो हमारे पास ऑप्शन है ये गलत जा रहा है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा तो यहाँ पे सही जा रहा है, ये चीज तो सही जा रहा है और ये सारी चीजें भी तो सही है, लेकिन स्थिर दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। तो मास्टरी गोल के लिए आपके पास जो आपका एटीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्रगतिशील होगा, प्रोग्रेसिव होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। चौथा वाला आपके पास ऑलरेडी कट गया था, तो लास्ट वाला जो आपका तीसरा बच रहा है वही आपके आंसर हो जाएंगे, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, मतलब कि कोई आप योग्यता आप अर्जित करना चाह रहे हैं उसमें कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि आगे करना चाह रहे हैं किसी कार्य को तो हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, यानी गतिविधि है उसकी जो वो प्रगतिशील होगी, डायनेमिक होगी और बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। जो मास्टरी है, जो मास्टरी ऑफ गोल है, यह आपके वृद्धिशील दृष्टिकोण और आपके आंतरिक प्रेरणा से जुड़ा हुआ पार्ट है, अर्थात कि हम इंटरनल मोटिवेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आप कंपेरिजन टू एक्सटर्नल मोटिवेशन को। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। तो आप लोग चेक करते जाइए, थोड़ा सा एनालिसिस भी करते जाइए और मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग सेकंड पर। अगला जो आपके पास क्वेश्चन दिया है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में दिया जाए कि समावेशी शिक्षा। तो आपको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन सारी चीजों को रखा जाता है जिसमें एक क्लास में चाहे लिंग के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो या फिर बौद्धिक विविधता के आधार पर हो, यानी कि शारीरिक विविधता हो या किसी तरह की विविधता हो, उन सारी विविधताओं को एक साथ जब हम किसी क्लास में पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखता है। तो ये तो ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास सही कह रहा है कि हर तरह की विभिन्नता है उनको वो दूर कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे विभिन्नता को दूर कर रहा है अर्थात कि वह कह रहा है कि जो विविधताएं बच्चों के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको दूर कर रहा है, अर्थात कि यह वाला ऑप्शन आपका निगेटिव जा रहा है, अर्थात ये आपका ऑप्शन निगेटिव जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। यह हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एक ही दर और समय, एक ही दर और समय हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि एक क्लास में तमाम तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग भौतिक योग्यता के बच्चे बैठे हुए हैं। उनको हम ये सोचेंगे कि आप भी आधे घंटे में इन सारी चीजों को सीखिए और आप भी आधे घंटे में सारी चीजों को सीखिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों की योग्यताएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं और अलग अलग विषयों में अलग अलग बच्चों की अपनी दक्षता होती है, यानी एक ही दर यानी एक ही स्केल पर एक ही रेट पर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। विविधताएं सबकी अपनी है, तो इसलिए हम इन चीजों को नेगेट कर देंगे, ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। अलग शैक्षिक कार्यक्रम की बात कर रहा है वो, अलग शैक्षिक कार्यक्रम। समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ना कि सारे बच्चों के लिए अलग अलग शैक्षिक कार्यक्रम हम करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि एक ही क्लास में जो दिव्यांग बच्चा है उनके लिए अलग हम कर दें, जो थोड़ा सा वो मेंटल कैपेबिलिटी जिनकी अच्छी उनके लिए अलग कर देंगे, तो जो बच्चे यहाँ से हमारे निकलेंगे, जो आउटपुट के रूप में इस विद्यालय से निकलेंगे, तो जब भविष्य में आगे कभी जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा पढ़ाकू लड़का था, हम तो बहुत कम पढ़ते थे। और फिर एक डीमोटिवेशन और एक एक्स्ट्रा ओवर मोटिवेशन या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों में अलग अलग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्लास में ऐसी चीजें डेवलप करेंगे कि बच्चों में वो अलग शैक्षिक कार्यक्रम न दिया जाए। अलग शैक्षिक कार्यक्रमों की वजह से बच्चों में विविधताएं बढ़ जाती हैं, यानी भिन्नताएं आ जाती हैं और बच्चे अपने आप को एक दूसरे से अलग अलग समझने लगते हैं, अर्थात कि यह भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। बचेगा आपके पास लास्ट ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन कट गए तो लास्ट वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाएंगे। अब यह कह रहा है कि अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश का मतलब होता है कि जो बच्चे जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी भिन्नताओं के आधार पर, हो सकती है कि उनकी भिन्नताएं जो है बौद्धिक तरीके से अलग हो सकती है उनकी भिन्नताएं दिव्यांगता के रूप में अलग हो सकता है, उनका धार्मिक हो सकता है, उनका सामाजिक
हो सकता है उनका पर्यावरणीय जो भिन्नताएं अलग अलग है। उन भिन्नताओं को हम क्या करेंगे, उनके अनुसार, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश, मतलब कि सबको अलग अलग तरीके का इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि दिव्यांग बच्चा है, कोई बच्चा कम सुन पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, आगे बैठा देंगे। ठीक है, ये विभेदित निर्देश है। ये हम तरीका जो अपना रहे हैं, ये विभेदित निर्देश है। हो सकता है कोई बच्चा सही से देख नहीं पा रहा था, उसको हम आगे बैठा दिए, तो उसको हम ब्रेल लिपि से संबंधित जो भी हमारे पास वो सारे किट वगैरह है उनको उपलब्ध कराएंगे कि बच्चा उससे सीखने का प्रयास करे। तो हम तो अलग अलग भिन्नताओं को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं और उनके अनुसार उनसे संबंधित विभेदित निर्देश भी देने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात हमारा जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन में निगेटिविटी है। ठीक है, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है पियाजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में। तो आपको पता है जीन पियाजे और लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, जो ये दोनों लोग हैं, इनमें थोड़ी समानताएं थी। वो समानताएं क्या थी, वो ये थी कि दोनों संज्ञानवादी थे। संज्ञानवादी होते होते भी लेकिन इनमें कुछ विभिन्नताएं थी। एक ने संज्ञान को क्रम के आधार पर डिवाइड किया और वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा के आधार पर डिवाइड किया। उन्होंने किसी बच्चे में आयु के आधार पर विभिन्नताएं नहीं की। तो आते हैं, देखते हैं, कहता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता, समानता पूछ रहा है, क्या समानता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। संस्कृति की जो भूमिका है वो वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि समाज प्लस संस्कृति प्लस भाषा, इन तीनों के आपसी संयोग से, कोरिलेशन से संज्ञान का विकास होता है। ये वाइगोत्स्की कहते हैं ऐसा। लेकिन जीन पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि समाज कितना ज्यादा प्रायोरिटी कर रहा है, फिर भाषा कितना कर रहा है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना कर रहा है। जीन पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अर्थात की जो संस्कृति की जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ, पियाजे से नहीं जुड़ा हुआ। यानी पहला ऑप्शन आपका हट जाता है। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में चिंतन करते हैं। दोनों लोगों ने भाषा और विचार के बारे में विचार किया है, लेकिन हमें और भी देखना है अभी कि दोनों ने तो भाषा और विचार के बारे में चर्चाएं की है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो इससे भी बेटर हो। ठीक है, यानी कि सीटेट क्वेश्चन जो देता है वो ये कहता है कि चारों ऑप्शन हमारे पास कभी कभी सही रहेंगे, लेकिन आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा या ऑप्शन होगा जो हमारे उस रिजल्ट को पूरा करता है, उस रिजल्ट को हमारे पास पूरा करता है। तो इसका मतलब हमको और भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी ये तो ठीक है। तीसरे वाले बातें हैं, दिया है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। अच्छा, चरणबद्ध प्रगति की बात करते हैं, ये कौन करते हैं, ये जीन पियाजे करते हैं। जीन पियाजे करते हैं। ओके, जीन पियाजे। अब चरणबद्ध कैसे करते हैं वो देखिएगा। उन्होंने कहा था कि जो बच्चों के संज्ञान का विकास होता है वह चरणबद्ध तरीके से होता है, चरणबद्ध अवस्थाओं में होता है। जो उनके अंदर स्कीमा का जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो उनके संगठन और अनुकूलन की प्रक्रिया हो रही थी, वो क्रम से चरणों पर आधारित था। चरण कौन से थे, उसके 4 क्रम थे, जिसमें पहला था संवेदीगामक, दूसरा क्या था आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा क्या था तीसरा था आपका संक्रियात्मक और चौथा था आपका औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको फॉर्मल के नाम से जाना जाता था। तो यह जो चरणबद्ध प्रक्रियाएं हैं यह जीन पियाजे की हैं। वाइगोत्स्की ने चरणबद्ध प्रक्रियाओं के बारे में कभी चर्चा नहीं किया। उन्होंने जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमक्यू और साथ में भाषा, संस्कृति, समाज और पीयर ट्यूटोरिंग या फिर रेसिप्रोकल ट्यूटोरिंग के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये वाला जो ऑप्शन हो जाए चरणबद्ध, ये सिर्फ जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है, ना कि वाइगोत्स्की से। और यहाँ क्वेश्चन था हमारा पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता, तो यानी हमारा तीसरा ऑप्शन कट जा रहा है। पहला ऑप्शन कटा था, तीसरा ऑप्शन कट गया। दूसरा वाला ठीक था, लेकिन और आगे चलते हैं। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव की बात हो रही है। अच्छा देखिए, ये भी ऑप्शन आपके पास सही है। तो आपको देखना है कि क्या ऐसा चीज है जिसपे ज्यादा फोकस दोनों ने किया था। जो पियाजे हैं इन्होंने भाषा पर थोड़ा कम फोकस किया था, भाषा पर ज्यादा फोकस किया था वाइगोत्स्की ने। अर्थात कि दोनों में समानता की बात हो रही है, दोनों ने बराबर किसी चीज को प्रायोरिटी दिया। वो क्या है देखिएगा, स्वयं की समझ, स्वयं की शिक्षा में संलग्नता की बात करते हैं और जुड़ाव की बात कर रहे हैं। जब कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है
वो संरचनात्मक तरीके से हो रहा है, वो रचनात्मक तरीके से हो रहा है। अर्थात कि बच्चे जब स्वयं से किसी कार्य को करते हैं, भाषा से जुड़ते हैं, संस्कृति से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषा जैसे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि बच्चे जब एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जब आपके कहते हैं कि जीन पियाजे के बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इस आधार पर जो पियाजे का जो स्टेटमेंट है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और संलग्नता और जुड़ाव, उसमें जो संलग्नता है वो समाज, संस्कृति और भाषा, ये भी इसमें आपके वाइगोत्स के साथ मिल जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और दूसरा भी ऑप्शन सही था, लेकिन भाषा पर कम फोकस किए थे पियाजे, इसलिए हम समानता के आधार पर कम फोकस की वजह से इस ऑप्शन को नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफी उलझा हुआ था और आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे कि दूसरा और चौथा दोनों सही था, लेकिन हम समानता की बात कर रहे थे कि 50-50% कि दोनों में क्या था। तो जो चौथा वाला ऑप्शन था इसमें आपको वो 50-50% की सारी चीजें मिल रही थी। आइए अगला आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन से, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया है किशोरावस्था के दौरान, मतलब कि एडल्टहुड की बात हो रही है, किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर अपेक्षाएं हैं, जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व, मतलब कि एक जो जेंडर बायसनेस की बात हो रही है, वह उससे संबंधित थोड़ी सी चीजें देखी जा रही है कि परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यह कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं, कि जो किशोरावस्था होता है, तो जैसे जेंडर जो होता है आपने देखा होगा, सेक्स एंड जेंडर, सेक्स एंड जेंडर, तो जो सेक्स था ये बायोलॉजिकल था और ये आपका सोशल था, यानी कि यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, जेंडर। ओके, तो यानी कि हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम चीजों को इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि मनुष्य और सॉरी, जो महिला है और जो पुरुष है, इन दोनों के योग्यताओं और उनके कार्यों को हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि कौन पुरुष है और कौन महिला है, यानी यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है। और यह काम सामाजिक रूप से करते हैं, ना कि वो बायोलॉजिकल तरीके से। तो बायोलॉजिकल तरीके से भगवान ने कभी भी भेद नहीं किया इन चीजों के आधार पर। ठीक है, कि आप पुरुष हैं और आप महिला हैं तो इन चीजों को कर सकते हैं, इन चीजों को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन कर रहा है, मतलब कि यह स्त्री ही है और यह पुरुष ही है, ऐसा कहना बार बार उसको क्या कर रहा है, इंडिकेट करना चाह रहा है। उन परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि भैया आप पुरुष हैं, आप यह काम कर सकते हैं, और आप स्त्री हैं, फला काम कर सकते हैं। यह जो दबाव है ये समाज के द्वारा बनाया जा रहा है, ना कि बायोलॉजिकल है ये, तो यानी जेंडर की कहानी हो रही है। तो यह बात तो सही है, यानी पहला आपका विकल्प तो ठीक है, यह बात आपका सही है। दूसरा देखते हैं, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जा रही है। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा जो जेंडर है वो सोशल है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है। तो जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि सोशल है वो, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इस असर्शन और रीजन का जो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ये तो ए और आर दोनों की बात हो रही है, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है, यहाँ पर ए वाला सही था और आर आपका गलत था, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेंडर का मतलब होता है समाज के द्वारा निर्धारित किसी प्रकार की भूमिका, और सेक्स का मतलब होता है जो जैविक प्रदत्त है या फिर जो बायोलॉजिकल गिफ्टेड है या फिर अनुवांशिक चीजें जो हमको मिली हुई हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि आप एक लड़के हैं तो आपको जाकर के सेना में भर्ती होना चाहिए, और लड़कियां चूंकि वो फीमेल है तो उनको बाकी कार्यों में जैसे गृह कार्य या फिर होम से संबंधित जो भी कार्य वगैरह या स्किल्स वगैरह उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो यह एक सामाजिक संरचना है, भगवान ने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था। अर्थात जो जेंडर होता है वो समाज के दबाव के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका चौथा हो जाता है। और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। हो सकता है कि सबके पास जो सेट होंगे क्वेश्चन के वो अलग अलग होंगे, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को अपने कॉपी में
अपने बुकलेट में टिक करते रहिएगा। आगे देखिए, एसर्शन का क्वेश्चन ये भी है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन कि एशियाई संस्कृतियों में, मतलब एशिया की बात हो रही है, और एशिया में थोड़ा कल्चरल और जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। एशिया मतलब कि जिसमें भारत निवास करता है, और इसमें बहुत सारे कंट्री वगैरह हैं जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें। तो धर्म हो गया, जाति हो गया, परंपराएं हो गई, तो रूढ़ियां हो गई, ये सारी चीजें थोड़ा इधर ज्यादा है। वेस्टर्न जो कंट्री है के कंपेरिजन में देखा जाएगा तो एशिया में ये सारी चीजें थोड़ा ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज पॉजिटिव जा रहा है कि शर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अरे तुम तो यह काम कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, तुमने आज ऐसे काम कर दिया, तुमने आज वैसा काम कर दिया। अर्थात कि हम बार बार क्रोध की जगह पर हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि बच्चा क्रोधित हो, उसके जगह हम कहते हैं तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। तो इसके आधार पर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा सही जा रहा था। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं है, भावनाएं हमारे व्यक्तिपरक तो होती हैं, ठीक है, लेकिन सीखने में इनकी भूमिका होती है, भूमिका निभाती है। ये गलत कर दिया था, ठीक है, इसको काट दीजिए। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत जा रहा था, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, यहाँ पर लिखा था नहीं निभाती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हम चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं, हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। क्योंकि भावनाएं हमारे सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे जो इमोशंस हैं, हम जिन चीजों जिन भावों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे लर्निंग में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है और आर वाला आपका गलत था, अर्थात चौथा ऑप्शन है इसमें से सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और इस पे यह क्वेश्चन आपका है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो कोहलबर्ग के जो थियरी का नाम था वो तो पता है कि नैतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखते हैं इनके बारे में क्या पूछा है। इन्होंने, हाँ, ये कहता है कि एक, इन्होंने क्या होता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग थोड़ा जान लीजिए इनके बारे में। जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने एक कहानी सुनाया था। कुछ बच्चे बैठे थे, 3 वर्ष के बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में, और उनको कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, नैतिक निर्णय के बारे में उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहानी में खेंज नाम का व्यक्ति रहता है, उसी के बारे में थोड़ा कहानी रहता है। तो हम कहते हैं कि ये एक शोध है, एक रिसर्च था, कि वो चेक करना चाह रहे थे कि बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है, नैतिक निर्णय आ रहा है, वो क्या हो सकता है, नैतिक दुविधा क्या हो रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल था, कि आपका क्या कहते हैं, मात्रा की बात हो रही है, ठीक है, मात्रात्मक शोध कार्य विधि। तो जब हम काउंटिंग देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम थोड़ा देखते हैं, प्रायोगिक विधि की बात हो रही है। प्रयोग में क्या होता है कि हम पहले कुछ चीजों को मैनिपुलेट करते रहते हैं और उसके आधार पर हम सिस्टमेटिक आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, मात्रात्मक शोध विधि, जिसमें हम एक चीज को उनके गुणों के आधार के साथ साथ उनकी मात्राओं को भी हम इंडिकेट करते हैं। तो मात्रात्मक शोध विधि है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और उन क्रियाओं की समालोचना करना, ये भी आपका सही था। और खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, खेल की कहानी इसमें आती नहीं है, वो बच्चों को खेलने के बारे में नहीं बताते हैं, वो बच्चों को ऐसे बैठा रहते हैं, उसमें कहानी बताते हैं, जो नाम का एक व्यक्ति रहता है उसके बारे में। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखते हैं वो, और वो अनुक्रियाओं की समालोचना करने के बारे में बात करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, और इसमें मात्रात्मक शोध कार्य विधि है और एक प्रायोगिक विधि है। तो इसमें से आपका ऑप्शन मान के चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि क्या हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, और आपका बच्चों के सामने नैतिक दुविधा तो रखते हैं, और उन क्रिया की समालोचना, चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस, और एक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, दोनों ठीक है। तो इसमें आप थर्ड वाले ऑप्शन को मान के चल सकते हैं
99.99% इसको मान के चल सकते हैं कि जो थर्ड वाला आपका ऑप्शन है वह सही जाएगा। और मात्रात्मक शोध को थोड़ा सा रोक सकते हैं आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा एसवीटी का इंतजार करना पड़ेगा। एसवीटी की रिकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा सा आगे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। फिलहाल आप थर्ड वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं, ओके, ठीक है। बच्चों को नैतिक दुविधाएं होती हैं, जैसे कि उसमें नैतिक दुविधा, नैतिक निर्णय, नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय की बात करते हैं हम। तीन पक्षों को रखते हैं वो। तो तीन पक्षों के आधार पर ही इसमें हम देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप मतलब कि अभी फिलहाल थर्ड वाले ऑप्शन पर रखिए, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कह दिया ले वाइगोत्स्की की थियरी का जो नाम था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनके सिद्धांत का नाम था। और इन्होंने भाषा और विचार बारे में क्या कहा था यह पूछ रहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। इसके पहले जब क्वेश्चन आया था तो आपको बताया गया था कि भाषा और विचार जो है, भाषा विचार को प्रभावित कर रहा है और विचार भाषा को प्रभावित कर रहा है। लेकिन बच्चों में जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होता है वो विचार के साथ साथ भाषा आगे बढ़ती है, ये वाइगोत्स्की ऐसा बताते हैं। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। जटिल नहीं, जटिल, हाँ जटिल है, ठीक है, जटिल रहेगा इसका, ठीक है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये तो गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी लगभग गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता की बात नहीं करते, वो सीधे कहते हैं भाषा विचार के इंट्रैक्शन से संज्ञान का विकास हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि जटिल प्रक्रियाएं इन दोनों के संयोग से बच्चों में संज्ञान का विकास होता है। ऐसा वाइगोत्स्की बताने का प्रयास करते हैं कि भाषा और जो विचार है इन दोनों के आपसी संयोग से यानी कॉम्प्लेक्सिटी से बच्चों के अंदर संज्ञान का विकास होता है, ऐसा मानते हैं वो ले वाइगोत्स्की। और इन्होंने जेपीडी इसके फोल्डिंग और एमक्यू के बारे में भी बताया था, जिसको हम क्लास में डिस्कशन किए थे और यहाँ पर भी थोड़ा सा बाद में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 7वें का पहला लेके चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर भावना की बात हो रही है, यहाँ पर पर्सनालिटी की भी बात हो रही है, असामाजिक संबंध, ठीक है। तो संज्ञान में तो भावना नहीं आ रहा था, व्यक्तित्व भी संज्ञान में नहीं आ रहा है, और सामाजिक संबंध आपका यानी भावना की कहानी इससे जुड़ी हुई है। और सीधे देख लीजिएगा, आप एक थियरी पढ़े होंगे एरिक इरिक्सन का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, याद आ रहा है आपको, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो यह मनोसामाजिक जो विकास है इसमें दो चीज जोड़ी है, भावनाएं और आपके समाज, और इन्हीं दोनों के संयोग से जो बच्चे का व्यक्तित्व बनता है, जिसको 8 चरणों में मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत एरिक इरिक्सन ने बताने का प्रयास किया था। तो यह सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे कि यह एरिक इरिक्सन का सिद्धांत है, इरिक्सन का यह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें 8 चरणों में उन्होंने बताए थे, और उसमें भावना से आपके साथ साथ जुड़ा हुआ था सामाजिक संबंध, और उन दोनों के संयोग से बन रहा था व्यक्तित्व। तो एरिक इरिक्सन की थियरी से सीधे ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछने का प्रयास किया। तो यह इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया, थोड़ा इसको देखने का प्रयास करते हैं, ओके। चलिए, यहाँ दिया है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो शिक्षक जो है बच्चों को
प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर दे रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं और गैर उदाहरण पर भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जब टीचर कोई टीच कर रहा होता है क्लास में, तो उस समय प्रयोग से संबंधित चीजों को देता है, साथ में अवसर भी देता है बच्चों को कि अपना जो भी उनका इनपुट आउटपुट है, रिजल्ट जो कॉन्सेप्ट या परसेप्शन है, वो बताने का प्रयास करें, और उदाहरण भी देता है और गैर उदाहरण भी देता है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना होता है। रचनात्मक तरीके में क्या करते हैं कि उदाहरण भी देते हैं और साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि उसमें बच्चों के साथ काउंटर एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, विपरीत उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है, रचनात्मकता, कि यह तो एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, इसका इससे जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है। तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो सोचते हैं कि यह जो प्रोसेस है, ये एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ है और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इस प्रश्न से नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी का जो डेवलपमेंट होता है, विपरीत उदाहरणों के आधार पर भी होता है। जब बच्चों को स्वयं से करने के लिए किसी चीज को दिया जाता है और बच्चे स्वयं के अनुभव और ज्ञान के आधार पर किसी चीज को प्राप्त करते हैं, तो उसको रचनात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो यानी दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और आर दोनों गलत दिया रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ऐसे की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और इसमें दिया था कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी वाला जो दूसरा ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें दिया था कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण है। आपके यह दोनों ऑप्शन आपके पास सही थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया क्या है थोड़ा देखते हैं। डिसलेक्सिया जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन तो क्या है थोड़ा देखते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कि जो बच्चे डिसलेक्सिया से जुड़े हुए हैं, देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया देखिएगा, जब भी आप देखते हैं, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एडवांटेज हमने बोला, तो एडवांटेज का जस्ट अपोजिट आपके पास होता है डिसएडवांटेज। ठीक है, मैंने कह दिया क्वालिफाई, तो क्वालिफाई का जस्ट अपोजिट होता है डिसक्वालिफाई। यानी कि जहां पर क्वालिफाई की बात हो रही थी और डिस लगने से नहीं की स्थिति जुड़ रही थी, ताकि वो उत्तीर्ण नहीं है। एडवांटेज लाभ प्राप्त हुआ, डिसएडवांटेज प्राप्त नहीं हुआ, लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यानी जहां पर डिस की कहानी हो रही थी, डिस, ये वाले डिस यहाँ पर देखिएगा, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। तो डिस का मतलब होता है नहीं, और लेक्स का मतलब होता है लेक्स, ऐसे आप लेक्स से जोड़ लीजिएगा। लेक्स, लेक्स का मतलब होता है झील, अंग्रेजी में आप लेक्स पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है झील। तो सिर्फ एक समझने का तरीका बता रहे हैं डिसलेक्सिया कैसे पकड़ेंगे आप। वैसे भी आप डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिसऑर्थोग्राफिया, बहुत सारे ऐसे ग्राफिया और अधिगम और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि यह जो शब्द है, इन्हीं शब्दों से खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस और तरीकों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हम काफी दूर चले जाएंगे। इसलिए इसी प्रश्न और इसी शब्द के आधार पर यह खोजने का प्रयास करें कि डिसलेक्सिया क्या होता है। थोड़ा सा ट्रिक बताना, थोड़ा देखिएगा। डिस का मतलब होता है नहीं और लेक्स का मतलब होता है झील। तो जब आप एक मुहावरा सुनाओगे कि झील सी आंखों को पूछना, अर्थात कि जब आप किसी महिला या फिर पुरुष में भी इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, तो जब आप किसी व्यक्ति के उनकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो उनकी आंखों को पढ़ना चाहते हैं आप कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या फिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो किस संदर्भ में, जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के या किसी मनुष्य के आंखों को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं झील सी आंखों को। एक्चुअली मतलब झील सी आंखों को लड़कियों के लिए भी इंडिकेट किया ही जा रहा है, उन्हीं के लिए, मतलब जेंडर बैसनेस है ये एक तरीके से, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये कहा जाता है। तो झील सी आंखों को पढ़ना की बात हो रही है, यानी पठन की बात हो रही है। पठन, लेक्सिकल झील, तो झील सी आंखों को पढ़ने की बात हो रही है। पठन की जो कल्पना थी वो
नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिस लगा हुआ था। तो डिस का मतलब नहीं, यानी पठन का मतलब कि पढ़ना, यानी जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उनको कहते हैं डिसलेक्सिया से वो जुड़ा हुआ है। तो एक ट्रिक आपका ये तरीका है। और भी क्लास में आपको जो 12-13 लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको भी ट्रिक्स के माध्यम से इन्हीं इस तरह से शब्दों को हम बताते हैं, तो फिर वहां पर भी बाकी डिस्कशन करते हैं। तो डिसलेक्सिया की कहानी ऐसा थी, ठीक है, अन्यथा नहीं लेना है, बस एक एंजॉय है, आइए एंजॉय करते हैं। तो कह रहा था पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उनको कैसे हैंडल करेंगे क्लास में। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, अनुकूलन को अनुबंधन विधि के माध्यम से। ठीक है, जो आप एडॉप्ट कर रहे हैं अनुकूलन विधि तरीका है, और उसको क्या कर रहे हैं, अनुबंधन कर रहे हैं, उसको को रिलेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो जो पठन वैकल्य की कहानी है वो तरीका का मतलब होता है पढ़ने से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते इस ऑप्शन से थोड़ा दूर होते हैं। दूसरा दिया है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अच्छा, जब आप सिस्टमेटिक किसी चीज को पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक की बात हो रही है, और ध्वनि के साथ पढ़ रहे हैं, किसी भी आपके पास किताब है उसको क्रम से पढ़ रहे हैं और तेजी से पढ़ रहे हैं, बच्चों को सिस्टम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, अर्थात ये उनको पठन से संबंधित समस्याएं हो रही थी, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, तो ऐसे बच्चों के लिए यह तरीका आपके पास सही जा रहा है। तो यह ऑप्शन आपको थोड़ा सही मानते हैं। और आगे चलते हैं, लेकिन देखते हैं, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी पठन के लिए हम तो ये नहीं कर सकते कि जिस मान लीजिए कि हम कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है उसको और हाई लेवल काम देने का प्रयास करेंगे, तो ये तरीका गलत है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे कट जाएगा। चौथे ऑप्शन पे आते हैं, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। ये तो सीधे सीधे कह रहा है, एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा उसको पैसेज पैराग्राफ दे रहा है, कह रहे हैं भाई पढ़ो, तो वो तो और भी ज्यादा डर जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही जा रहा था कि जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण भी देंगे, ध्वनि के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ने लगेंगे। ठीक है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, कोई टीचर है, देखिए ये भी सीटेट है ना, ये देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना यहाँ पर ऑलरेडी। अरे इसके सारे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, अभी शिक्षक भी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं 150 में कि जिसमें 50% शिक्षक की कहानी होती है, 50% शिक्षिका की कहानी होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ। ठीक है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। कोई टीचर है, कोई मतलब महिला टीचर, उसकी बात कर रहा है कि बच्चों को एक अनुभव देना चाहते हैं जिसमें यह बताना चाह रहे हैं कि पर्यावरण की जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसमें कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या अलग है क्या अलग नहीं है, इसके बारे में। ठीक है, तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो जब आप बुद्धिमत्ता की भाषा, जो आप बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो एक हावर्ड गार्डनर आते हैं, हावर्ड गार्डनर, और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बतलाए थे। अर्थात इन्होंने 8 बुद्धि के प्रकारों में कुछ एक तरीका इसमें से पूछ रहा है कि आपको कौन सा इसमें से, उनके हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार आप मानेंगे, वो बुद्धि सिद्धांत के अनुसार मानेंगे। तो वो बुद्धि सिद्धांत में इन्होंने शारीरिक गति संवेदक उनके लिए रखा था जिसमें यह कहा जाता है कि जो लोग अपने शरीर से और गति के माध्यम से बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कि जो भी आपके कह सकते हैं कि धावक हो गए, जो आपके पास जो डांसर हो गए, है ना, तो ये सारे लोग क्या है, शारीरिक गति संवेदक बुद्धिमत्ता से जुड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन, यानी ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत कर पा रहे हैं। पर्यावरण की कहानी है ना, पर्यावरण की कहानी, वातावरण की कहानी है। तो यानी कि यह शारीरिक गति संवेदक, तो ये डांस करने वाले हो गए आपके,
धावक हो गए, यानी उनका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, दूसरे बात है भाषाई योग्यता। भाषाई बुद्धिमत्ता में ऐसे लोग आते हैं जो वाक्पटुता अच्छी रखते हैं, जो अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। यानी कि जो पर्यावरण में विभिन्नता की बात हो रही थी, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने की बात हो रही थी, ये भाषाई बुद्धिमत्ता से बिल्कुल जुड़ा हुआ पाठ नहीं है। अच्छा, तीसरा देखते हैं अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि जब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अलावा सामने वाले की भी बुद्धि को पढ़ पाते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने साथ साथ बगल वाले आसपास के जो भी लोग हैं उनकी बुद्धि को पढ़ पाते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरपर्सनल या फिर अंतर व्यक्तिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, आपके नेता वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, आजकल जो युवा नेता लोग चल रहे हैं, क्या करते हैं लोग अपने मन की बात तो कम पढ़ते हैं लेकिन दूसरों के मन की बातों को ज्यादा पढ़ पाते हैं। अच्छा देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर वाले, वो लोग भी क्या करते हैं, आप जाते हैं उनके पास गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, तो वो लोग भी आपके मन को क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अंतर व्यक्ति बुद्धि भी ये पर्यावरण के उससे जुड़े हुए पार्ट नहीं हो जाएंगे। प्राकृतिक जो चीजें हैं ये आपका सही जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने का कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात हो रही थी। ओके, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको सही मान लीजिएगा। ओके, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 8 बतलाते हैं 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल जा भाई, चल जा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही की बात कर रहा है, सही कौन सा जुड़ा हुआ पार्ट है, ये वाला है या फिर ये वाला है, ये वाला है या फिर ये वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक या फिर योगात्मक या फिर व्यापक के नाम से जाना जाता है। और यह जो आपके शैक्षणिक गतिविधियां होती है वर्ष भर की, उनको पेपर पेंसिल के माध्यम से आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन सीसीई का एक पार्ट है, सीसीई का एक पार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव को कहते हैं योगात्मक, या फिर पूरा ओवरऑल करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये वाला ऑप्शन इसमें दिया था। इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण, ये तो बात सही है, के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को भी बात किया जा रहा है। गैर लिखित व्यवहार इसमें नहीं आते हैं आपके, इसमें क्या आते हैं, पेपर पेंसिल बोर्ड की बात हो रही है। यानी योगात्मक मूल्यांकन में पेपर पेंसिल की कहानी होती है और इसमें गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत वर्णन इसमें नहीं होते हैं। यानी ये वाला आपका ऑप्शन जा रहा है। लेकिन अच्छा, गैर लिखित व्यवहारों में आपके हो सकता है कि फिजिकल टेस्ट वगैरह इसमें कर दिया जाए, तो इसको रख सकता है। लेकिन हम और भी ऑप्शन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नहीं तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी होता है। पहले और ऑप्शन हम चेक करते हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन की बात कर रहा है और इसमें कह रहा है विशिष्ट विषयों को महारत हासिल करना। ठीक है, तो मानदंड का मतलब होता है कि क्राइटेरिया आपने फिक्स कर दिया है, किसी क्राइटेरिया के आधार पर किसी चीज को मूल्यांकित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं मानदंड आधारित मूल्यांकन। और इसमें कह रहा है किसी विषयों में महारत हासिल करना, तो बात थोड़ी ठीक जा रही है, यानी इसको भी हम थोड़ा सा मान के चल सकते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन में क्या होता है, नॉर्म्स में फिट कर दिया, नॉर्म्स कि यह नियम है, इस नियम के आधार पर आपने आगे करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। अर्थात कि इसमें केवल साथियों के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके इससे भी आपके अच्छे ऑप्शन जा रहे हैं ये वाले, यानी चौथा और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही जा रहा है, क्योंकि जो आपका नॉर्म्स होता है उसमें डिसाइड करना होता है कि आपके पास 50 नंबर में आपने कितना पाया है। तो मैंने कह दिया 50 में जो 30 नंबर है आपका फर्स्ट डिवीजन है, तो मैंने एक मानक तय कर दिया। तो जो तय करना होता है, जैसे 100 में आपका मैंने कह दिया 60 नंबर आपका फर्स्ट डिवीजन है, तो मैंने एक मानक तय किया। तो मानक के आधार पर जब हम चीजों को तय कर लेते हैं कि इतना आपका क्राइटेरिया है और इसी के आधार पर आप जाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, तो उसको कहते हैं मानक संदर्भित। और इसमें यह होता है एक प्रदर्शन की तुलना किया जाता है कि आपने 60 नंबर पाया, आपने 50 नंबर पाया, आपने 30 नंबर पाया, ये सारी चीजें अपना देखते हैं। यानी ये वाला आपका सही जा रहा था। अच्छा, चौथा ऑप्शन दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले
ठीक है, रचनात्मक ठीक है। और बाद में नहीं होता है, साथ में होता है। कक्षा के पहले और कक्षा में बाद की कहानियां नहीं होती। क्या कर सकता है, यानी ये वाला भी ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यह सही आ रहा है। साथ में पहले ऑप्शन पे भी टिक लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी इसको देखते हैं कि आपका आयोग क्या कहता है, सीटेट क्या मानता है। तो मानक संदर्भित यानी थर्ड वाला ऑप्शन और पहला वाला ऑप्शन दोनों 50-50% आप मान सकते हैं। 50 मत मानिए, आप वो 60 मान लीजिए आप इसको, थर्ड को, और फर्स्ट को मान लीजिए आप 40। ये अभी आयोग के हिसाब से देखते हैं कि क्या इसमें सही मान रहा है। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव समेटिव में क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। हो सकता है उसके आधार पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा हो, क्योंकि गैर लिखित व्यवहारों की बात हो रही है, जो लिखने पर नहीं है, पेन पेपर मोड से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, अर्थात वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात हो रही है। यानी आपका पहला ऑप्शन भी सही हो रहा है, अर्थात कि हम कह सकते हैं योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण का शामिल है। तो ये भी ऑप्शन लगभग आपका सही जा रहा है। आयोग के ऊपर के निर्भर है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और वो क्लास में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, लेकिन बाधा आ रहा है। दृष्टिबाधित है, क्लास में भागीदारी चाह रहा था, लेकिन उसमें बाधा आ रहा है। तो क्या चीजें हो सकती है उसके बाधा में? ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, फोटोग्राफ की जो चीजें हैं उसको स्पर्श करके वो करना चाह रहा है, तो जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित है वो ग्राफिक चीजों के स्पर्श से वो चीजों को आगे समझ पाएगा कि क्या उसमें 3D बना है और 2D बना है, आकृति क्या बना है। तो ठीक जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेख, तो ये भी ठीक जा रहा है आपका, बाधा नहीं डाला है अभी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं, चूंकि वो दृष्टिबाधित है तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक निगेटिव। अगर जो आप कोई बच्चा मतलब दृष्टिबाधित है और चाहते हैं आप क्लास में कि किताबों जो प्रिंटेड जो मटेरियल है उनके माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो बच्चा थोड़ा सा वहां से हेजिटेट करेगा कि यार हम तो मतलब दृष्टिबाधित है तो हम कैसे किताबों को देखेंगे, और प्रिंटेड मटेरियल है तो मेरे समझ थोड़ी परे है वो चीजें, तो अर्थात कि वो बाधा भी यहाँ पर फील करेगा। यानी तीसरा आपका ऑप्शन सीधे सीधे सही जा रहा था, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, अर्थात कि ये ऑप्शन आप चुनेंगे। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, अच्छा 3D आकृतियां और जो मानचित्र होते हैं इसको आप प्रायोरिटी देंगे। ये बाधा नहीं है, यहाँ बाधा की बात पूछ रहा है, बाधा की बात पूछ रहा है। बाधा इसमें क्या था? मुद्रित पाठ्य पुस्तक। बाधा इसमें क्या था? मुद्रित पाठ्य पुस्तक, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दृष्टिबाधित है उसके पढ़ने में जो बाधा है मुद्रित पाठ्य पुस्तक है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका बच्चों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक चिंतन की बात हो रहा है आपका, थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाला भी लेकर के आते हैं। यस, शो कर रहा ना, आइए थोड़ा देखते हैं क्या रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है? अर्थात कि एनालिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। एनालिटिकल एनालिटिकल में क्या होता है कि जब हम चीजों को समझ करके उसके अच्छे गुण और उसके बुरे गुण, यानी उसके उचित और अनुचित का निर्णय करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। बच्चे जब तर्क और वितर्क करके चीजों के बारे में समझ जाते हैं तो उसको कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। तो कह रहा है कि कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो ये तरीका ठीक है कि ये पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ तुम कि भारत में कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है कि कैसे बढ़ जाएगा, कि कोई डेटा हमारे पास है उस डेटा के आधार पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो डेटा के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है भारत की राजधानी, तो ये तो सीधे सीधे कह रहा है भारत की राजधानी क्या है, बच्चन कह रहे सीधे सीधे नई दिल्ली। तो यहाँ एनालिटिकल थिंकिंग की बात ही कहाँ हो रही है, यानी बच्चा जो है कि एनालिसिस यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा। जब एनालिसिस नहीं कर पा रहा, सीधे सीधे फैक्ट के आधार पर, मेमोरी के आधार पर आंसर दे रहा, तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
भारत में कितने राज्य हैं? सीधे सीधे बता देगा, रटा हुआ है उस मेमोरी में 28 राज्य सर। तो इसमें भी सोचने की कोई क्षमता नहीं है, एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, यानी ये भी आपका गलत जा रहा है। भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? सीधे सीधे बता दिया सर, 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 24 करोड़ जनसंख्या है इस समय वर्तमान में। तो ये भी आपका एक फैक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी मेमोरी में पहले से बच्चे के फीड है और उसको सीधे सीधे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। यानी जो चीजें पहले से मेमोरी में है उनको प्रेजेंट करना एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब होता है जब बच्चे अपने अंदर के जो भी ज्ञान है, संग्रह है, उनमें एनालिसिस करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। अर्थात कि पहले वाला जो ऑप्शन था, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण कई कारण क्या हो सकते हैं। जब बच्चा आप सोचेगा कि शिक्षा और की कमी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकता है, भुखमरी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर बताने का प्रयास करेगा, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी पेपर चल रहा है सेकेंड शिफ्ट का, जिसको पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, सीटेट का। आज 7 जुलाई है, तो ये हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और सेकेंड शिफ्ट का पेपर अभी आ जाएगा तो उसको भी ऑनलाइन तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक इसको कर लेते हैं, आप लोग मिला लीजिए जो लोग आ चुके हैं घर। घर क्या मतलब रास्ते में भी हो तो मिला सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। संवेदनशील अवधि कौन सी ऐसी संवेदनशील है जो सामान्य विकास के लिए, सामान्य विकास की बात हो रही है, कोई ऐसा सेंसिटिव एज है जो सामान्य विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ रहा क्या है। क्या है वंशानुगत, वंशानुगत, तो ठीक है ये भी मैटर कर रहा है। और उत्पत्ति मूलक, ये भी ठीक है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ ये दोनों पार्ट है। पर्यावरण थोड़ा सा अलग का पार्ट हो जाएगा सामान्य विकास के लिए। और मानव जाति कारक, 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो आपके जो संवेदनशीलता जो होती है वो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, कि आप किसी सिचुएशन में कितने ज्यादा संवेदनशील हैं, किसी परिस्थिति में आप किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, किस तरह के आपके पास गतिविधियां आ रही हैं और परिस्थितियां आ रही हैं। अर्थात यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, ये वाले सही हो जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एसेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा देखते हैं इसको। चलिए दिया इसमें, शिक्षकों को, देखिए अब शिक्षक की कहानी हो गई, यहाँ शिक्षिका नहीं लिखा है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपका सेटेड नहीं करता है, ये खुद इन चीजों को बैलेंस करके चलता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही थी, उसका सम्मान करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। और कहता है कि सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ऐसा वो कह रहा है कि शिक्षक को यह काम करना चाहिए कि सभी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उस पर ध्यान दे, उनका सम्मान करे। कि हो सकता है वो बच्चा की बुद्धि के हिसाब से तेज हो सकता है वो बच्चा स्किल के आधार पर तेज हो सकता है वो बच्चा दिव्यांगता में किसी श्रेणी में बड़ा अच्छा करता हो सकता है बच्चा कि वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा कर रहा हो सकता है कोई बच्चा कि नहीं वो क्राफ्ट बनाना अच्छा कर रहा हो, जैसे तारा जमीन पर आपने देखा था उसका एक कहानी। तो उसकी बात है, उसका क्या करें, प्रायोरिटी करेंगे, उसको सम्मान देंगे। और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार, ये विभेदीकरण इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए थे कुछ समय पहले इसी में आया था, आज ही के क्वेश्चन में विभेदीकरण के समान समायोजित करना चाहिए, यानी ये वाला आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इस सेक्शन आपका सही जा रहा है। आर देखते हैं, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये तो गलत है ना, ये तो कह रहा है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके भी सहयोग नहीं करेंगे, आप गलत कह रहा है। समूह चर्चा नहीं करेंगे, गलत है। और फिर बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत से बचने की बात हो रही है, यानी ये भी गलत है, यानी आर आपका गलत है। सिर्फ आपका ए वाला ऑप्शन इसमें सही जा रहा था। ए वाला ऑप्शन इसमें से कौन सा, ये सही, यानी चौथा ऑप्शन आप देख लेंगे, इसको सही कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जिन प्याजे से जुड़ा हुआ पार्ट है, आइए देखते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन है जीन पियाजे का है, थोड़ा देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो बच्चों की बात हो रही थी, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, उनके अंदर गुण अलग रहता है, और जो बड़े होते हैं उनके अंदर गुण अलग होता चला जाता है। जैसे जैसे स्कीमा का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे गुणों में परिवर्तन होता चला जाता है। जिन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रा के आधार पर की बात नहीं करते हैं जिन पियाजे, ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत कर रहा है कि निर्भरता की उसमें कोई बात ही नहीं करते जिन पियाजे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, इसकी भी कोई बात नहीं करता। वो सीधे कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे अपने समस्या का समाधान स्वयं करेंगे, नन्हे वैज्ञानिक उसकी बात करता है, इसकी बात करते नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक, ये गुण वाली बात हो रही है, गुण गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इस स्टेटमेंट को जिन पियाजे ने कहा है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आया हुआ कि गुणात्मक तरीके से बच्चे बच्चों बड़ों से भिन्न होते हैं जिन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसा रीजन का क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं। चलिए, तब तक सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे भी आते हैं तो उसका भी अभी करा दिया जाएगा। ओके, आइए। यह स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए, ढांचे के भीतर कर रहा है, मतलब पहले से फिक्सेशन पे लड़ा दिया, तो ये तो गलत तरीका है। तो स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो भैया आप किसी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि विद्यालय में जो गतिविधियां हैं, विद्यालय जो रूल्स रेगुलेशन है, उतने तक उन चीजों को सिर्फ अप्लाई किया जाए। हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और इससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होता है। यानी जो ढांचे की बात हो रही है, उस ढांचे के भीतर, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी ए वाला आपका ऑप्शन गलत जा रहा है। आर देते हैं, सीखने पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। अगर जो अनुक्रम और पदानुक्रम दोनों रहता सीखना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा आपके भारत में है और एक बच्चा आपके यूएसए में, दोनों बच्चे अपने अनुक्रम, अपने पदानुक्रम के आधार पर एक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट करता है सीखने पर। इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे आपकी संगत रहेगी वैसे आपका रंगत बनेगा, ये आप सुने होंगे। तो कहने का मतलब कि अनुक्रम और हम समान कर दिया, पदानुक्रम आपने समान कर दिया, अर्थात आपने यह कहने का प्रयास किया कि सारे बच्चे एक ही अनुक्रम से बढ़ते हैं और सारे बच्चे एक ही पदानुक्रम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया में जो ऐसा हो जाता, तो किसी बच्चे को हम बढ़िया स्कूल में नहीं डालते हैं, जो मतलब कि आजकल आपके बड़े बड़े स्कूल आईसीएसई बोर्ड के सारे सब चल रहा है, वहां पर नहीं डालते हैं, और किसी को प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो वहां से भी रिजल्ट सेम आता। इसका मतलब कि ये भी आपका ऑप्शन गलत जा रहा है, ए और आर इसमें दोनों गलत जा रहा था, दोनों गलत है, यानी पहला ऑप्शन इसमें से देख लेंगे। ओके, सीखना कभी भी अनुक्रम में नहीं हो सकता है, सीखने के लिए अपने अपनी परिस्थितियां होती है, अपने अपने इन्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन है, उसके हिसाब से सीखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑटिज्म के बारे में दिया है, तो आपको बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म तो आपको पता है भैया, एक न्यूरोलॉजिकल तरीका है, बीमारी एक तरीके का विकार है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ रहा है, वो क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वालीनता ऑटिज्म के संदर्भ में सही है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। ठीक है, बात सही है। स्वालीनता वाले सभी बच्चों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, तंत्रिका की बात हो रही है, न्यूरोलॉजिकल आपका क्या है, डिसऑर्डर है। तो स्वालीनता जो मेन है, जैसे कि आपके पास ऑप्शन और भी सही जा रहा है, जैसे स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, ये तो गलत करा, यानी हमको पहले भी सही जा रहा था और तीसरा भी सही जा रहा था। लेकिन अगर जो इसमें सुधार करेंगे तो सुधार हो सकता है। लेकिन अगर अगर जो हम पूछेंगे कि भैया जैसे मैंने कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो आपने सीधे सीधे कहा न्यूटन ने दिया। आप ये नहीं कहा कि उसका पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, वो तो कहानी बात की बात है। लेकिन पहले हम कहेंगे कि न्यूटन ने इसका सॉरी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सॉरी गति का नियम, सॉरी गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन को थर्ड वाले ऑप्शन के पास लेके जाएंगे, तंत्र के विकासात्मक विकार। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर लेके जाता है? रचनावाद का मतलब होता है जब बच्चे अपने स्वयं के अनुभव, स्वयं के कार्य, स्वयं के पास्ट के आधार पर, स्वयं के एक्सपीरियंसेस के आधार पर किसी चीज को सीखने का प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं रचनावादी अधिगम। तो रचनावादी अधिगम क्या कहता है? तो कहता है कि अधिगम किस ओर ले जा रहा है? ग्रहणशीलता। और दूसरा कह रहा है खोज। हाँ, खोज सबसे अच्छा चीज है आपके पास, ऑप्शन है खोज। अर्थहीन है तो गलत जा रहा है, यंत्रवत तो गलत जा रहा है। यानी जो आपका रचनावादी शिक्षण विधि है उसमें खोज आधारित शिक्षण की बात होती है। बच्चे खोज खोज करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व करके सीखने का प्रयास करते हैं, इसको होता है रचनावादी शिक्षण। यानी खोज आधारित जो शिक्षण होता है वो रचनावादी अधिगम होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला फिर दिया है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। फिर जिन पियाजे से आ गया। जिन पियाजे से इतना क्वेश्चन देता है आप लोगों के पास में कि आप मतलब जिन पियाजे वाइगोस्की कोलबर्ग कर लिए, और एक आपका अल्बर्ट बंडूरा। और बंडूरा तो आज इस बारे में तो दिया नहीं था। और आपका जो एरिक रिक्सा आपने पढ़ा था, गार्डनर पढ़ा, इन सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता, क्या बताता थोड़ा देखते हैं। शिक्षण पर बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सूचना की प्रक्रिया पर। ये तो कहते ही नहीं जिन पियाजे संज्ञान के विकास में शिक्षण की कोई बात ही नहीं करते वो। व्यवहार को दंड और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार की बात तो ये करते नहीं। स्किनर की कहानी हो जा रही है, अनुकूलन की कहानी आपके थांडाई पॉलो की हो जा रही है। ये भी आपके ऑप्शन गलत जाएंगे। अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल नहीं लेके जाते हैं, जस्ट अपोजिट लेके जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। जिन पियाजे कहते हैं आयु समूह, क्यों इस ऑप्शन में क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है जिन पियाजे के अकॉर्डिंग आयु समूह, क्योंकि उन्होंने आयु के आधार पर, अपने स्कीमा के डेवलपमेंट के आधार पर अपने अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं आयु के आधार पर है, स्कीमा के डेवलपमेंट के आधार पर। इसीलिए जिन पियाजे के सिद्धांत में आयु के सारे जो वर्ड है इसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस आयु के बच्चों में फला गुण होगा, दूसरे तीसरे बच्चों में फला फला गुण होगा। तो सारे गुणों को उन्होंने आयु के आधार पर क्लासिफाई किया था। ये नहीं कहा था कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अच्छा गुण आ जाएगा, पहले से गुण आ जाएगा तो परिपक्व हो जाएगा, या फिर वो संज्ञानात्मक विकास अच्छा कर लेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आयु के आधार पर संज्ञान का विकास ऑटोमेटिक होता रहता है। तो इसका मतलब कि जिन पियाजे का जो सिद्धांत है वो आयु से जुड़ा हुआ पाठ था। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा क्या होता है? देखिए, जब भी प्रगतिशील कक्षा की बात हो, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो, जब भी रचनावादी शिक्षा की बात हो, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों के स्वयं के ज्ञान पर बात की जा रही है, कि बच्चा करके सीखने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा में, सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो इसमें देखा जाएगा कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो ये तो ऑप्शन आपका लगभग ठीक जा रहा था। और देखते हैं, मासूम और आश्रित की कहानी। इसमें तो ऐसे कुछ नहीं है। प्रोफेसर की अच्छा आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को सिर्फ आज्ञाकारी बनाने का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या मतलब है? और उसमें सिर्फ ज्ञान भरना चाह रहे हैं, स्टोरेज देना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, डेटा देना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोफेसर कक्षा नहीं कहलाता है। चौथा ऑप्शन आता है, ज्ञानवर्धक और अर्थ को रचना करने वाले। तो ये आपका ऑप्शन थोड़ा सही जा रहा है। प्रगतिशील कक्षा का मतलब होता है बच्चों में ज्ञानवर्धक, ज्ञान के साथ साथ उनके वर्धन की कहानी चल रही है और उनके अर्थ की रचना भी कर रही है। हमने कहा ना, रचनात्मकता यानी अर्थ की बात हो रही थी, तो यानी ज्ञानवर्धन और अर्थ, ये दोनों चीजों को पॉजिटिव देखा जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। यानी चौथा आपका ऑप्शन सही जा रहा है, ये थोड़ा कम जा रहा था। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, बाकी अभी एक सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर चल रहा है, तब तक आप लोग इसको देखते रहिएगा। वो लोग जो लोग देकर के आएंगे इसके बाद उसको भी सॉल्व कराएंगे तुरंत। तब तक इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आज पेपर सीटेट का चल रहा है और आपको तुरंत आंसर की आपके सामने है, ऑथेंटिक एकदम से है। एक दो क्वेश्चन जो मैंने बताया कि वो आयोग के वेबसाइट से थोड़ा सा हम लोग मैच करेंगे, क्या गलत है क्या सही है। फिलहाल उसमें भी मैंने कंफर्मेशन दे दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, रमा एक शिक्षिका है, फिर यहाँ शिक्षिका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता है सीटेट। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को सप्ताहों में काम दे रही है, नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। कोई संकल्पना फंस गया किसी बच्चे का तो संघर्ष कर रहा है समझने के लिए। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? रमा क्या करेगी उसकी मदद करने के लिए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। छात्र के साथ समस्या पर काम करेगी, ठीक है। समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करेगी। कितना अच्छा दे दिया, पहले ही ऑप्शन कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि इसको मतलब अपने पास रख लिया जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है, छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करेंगे। भैया समस्या का उत्तर प्रदान करेंगे तो वो प्रगतिशील कक्षा कहाँ होगा, वो मतलब बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा ही नहीं जाएगा, उसको एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचिंग कहा ही नहीं जाएगा, रचनावादी कहा ही नहीं जाएगा। तो पहले समस्या का उत्तर दे देंगे तो गलत है भाई। फिर तीसरा दिया, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये भी ठीक है, तो हल तो करा रहे हैं लेकिन पहले वाले ऑप्शन थोड़ा सा और बढ़िया था ना। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, इसके फोल्डिंग भी देना था ना आपको, उसके अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इसके फोल्डिंग भी देंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे। यानी पहला वाला ऑप्शन थोड़ा सा सही जा रहा था। चौथा देखते हैं, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। यह भी आपका ऑप्शन सही जा रहा था। तो कहने का मतलब है, क्योंकि ग्रुपिंग के काम हो रहा था और ग्रुप में से किसी बच्चे के साथ समस्या हो रही थी, यानी वो बच्चा अलग नहीं है, वो बच्चा ग्रुप का ही है, आपको ग्रुप को आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब हम कहेंगे छात्र के साथ समस्या पर काम करेंगे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए और भी जो उसमें मेंबर होंगे उसको इंक्लूड करेंगे। आवश्यकता के अनुसार जो भी जरूरत पड़ेगा, जैसा जरूरत पड़ेगा मार्गदर्शन किया जाएगा और फीडबैक भी दिया जाएगा। ये वाला ऑप्शन बाकी ऑप्शन से सही जा रहा था, यानी पहला ऑप्शन 100% सही है। थर्ड वाला, चौथा, ये दोनों ऑप्शन सही जा रहे थे लेकिन हम उससे बेटर रिजल्ट ऊपर देख ले रहे हैं, यानी हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जा रही है, ये दोनों सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती चली जा रही हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग और भी चाहेंगे स्टेट का बैच यहाँ पर ले सकते हैं, वाराणसी में यह कोचिंग है आपका। और यहाँ पर मैं पिछले काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। किस अधिगम की रणनीति में सॉरी किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधिगम के तरीका है जिसमें बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाया जाता है, बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, ना कि टीचर के द्वारा। तो वह उन्हें सिखा रहा है, क्या सिखा है? पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया हो रही है। दूसरे का रट कर की कहानी का कोई मतलब नहीं है भैया, बच्चों में तो एनसीएफ क्या था, सीधे रटने की कहानी को हटा दीजिए। अनुबंधन की कहानी जो होती है उसमें क्या होता है कि कोई स्टिमुलस दिया जाता है, उसके साथ साथ कुछ बॉन्डिंग कर दिया जाता है तो बच्चा सीखने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अनुबंधन की जो कहानी होती है वो आपके थांडाइक वाला स्किनर की कहानी, वो इधर की कहानी नहीं है, इसको हटा दीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुबंधन की कहानी स्टिमुलस के थ्रू जा रही है ना, तो यहाँ पे अनुबंधन की कहानी नहीं होगी। व्याख्यात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि कोई टीचर व्याख्या दे रहा है, ठीक है। व्याख्या की कहानी कोई सीनियर कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है, कोई एक्सपर्ट कर सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया है कि बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाने का प्रयास, आपस में सिखाने का प्रयास किया जा रहा था, यानी पारस्परिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा था। यह आपका जो पारस्परिक शिक्षण है ये वाइगोत्स्की के थ्रू, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आता है कि पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, उस पर आधारित यह क्वेश्चन था, यानी वाइगोत्स्की से इनडायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? छात्र के कई सारे समूह, विविध समूह है, उनको पूरा करना है आपको, और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन क्या करता है? आप कहते हैं कि जो कल्चरल तरीके से जो रिस्पॉन्सिव जो टीचिंग है क्या हो सकता है? देखते हैं। सुविचारित, भैया आप तो विचार करना ही पड़ेगा,
तभी उसको कहते हैं उत्तरदायी शिक्षण। बिना विचार के उत्तरदायी शिक्षण नहीं होगा। अनुकूलित कर लेंगे, ठीक है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कहानी कर लेंगे, तभी तो आप जानेंगे कि वो सिस्टमेटिक है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, वो उसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कार्य कर रहा है कि नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी कि ये दोनों सारी चीजें जुड़ेंगी, अनुकूलन की प्रक्रिया जुड़ रही है। विभेदित है और एक मानकीकृत है। विभेदित इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे विभेद समूह है। विविध समूह क्या है, विभेदित तो करेंगे आप, ठीक है, लेकिन मानकीकृत नहीं करेंगे। मानकीकृत नहीं करेंगे, विभेदित कर लेंगे, अनुकूलित कर लेंगे और सुविचारित कर लेंगे। यानी पहला दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन देख लीजिए, कोई है क्या इसमें? हाँ, पहला दूसरा तीसरा ये वाला ऑप्शन आपका जा रहा था सही। मानकीकृत क्यों नहीं करेंगे, देखिएगा, मानकीकृत का मतलब होता है किसी भी टीचिंग में पहले से आपने क्राइटेरिया तय कर दिया, पहले से आपने फिक्सेशन कर दिया कि ये स्केल है, इस स्केल को कोई पार करेगा तो भी हम उसको पास मानेंगे, तो ही हम उसको मानेंगे कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा हम टीचिंग में नहीं करते हैं। मानकीकृत का मतलब होता है पहले से कोई चीजों को मानक बना देना, उनके आधार पर हम टीच करेंगे। पहले ही मानक बना देंगे तो बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होगी, जो उनके अंदर दक्षता होगी, वो कैसे डेवलप करेगी। और जब मानक के आधार पर को तय कर देंगे, यानी बच्चों को हम तय कर देंगे कि इससे ज्यादा आपका नॉलेज आगे नहीं बढ़ सकता है, इसका मतलब मानक हम कभी तैयार नहीं करेंगे। ओके, सबकी अपनी दक्षता है, सबकी अपनी योग्यता है, सबके अपनी कौशल है, सबके अपने क्षेत्र है, वो लोग अपने अपने विषय में अच्छे हैं, उसको मानना पड़ेगा। यानी कि मान के कृत्य इसमें नेगेटिव जा रहा था, पहला दूसरा तीसरा का ऑप्शन सही जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26। ओके, चलिए बढ़िया है। आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन के पीछे जो डाउट हो गए, वो सब सही होते चले जाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जा रहा है, थोड़ा ऑथेंटिक है, मैं भी बीएचयू से पढ़ाई किया हूँ, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ऑथेंटिक मिलेंगी, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी चीजों के साथ भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, मतलब कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही थी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है वही एनालिसिस करना, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है ना। ये सारी चीजें जब बच्चा सोचने लगता है तो कहते हैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। वो विभेद करने लगता है कि भैया क्या था अच्छा क्या बुरा है, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करने लगता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, अगर कोई टीचर वो चाह रहा है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है थोड़ा देखते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत, भैया आप टीचर हैं, आप टीचर हैं होकर के आप ये सोचेंगे तीन सवालों से बचे हैं जिसमें विवेचन विश्लेषण हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सारी चीजों को तह तह बताना पड़ेगा, लाइन से बताना पड़ेगा, सिस्टम से बताना पड़ेगा कि सारा बच्चा उन चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे सवालों से क्यों बचेंगे आप, ठीक है। बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना है, तो इसका मतलब इन सवालों को और आप लेकर के आएंगे, तभी तो आपके बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। दूसरा देखते हैं, केवल ऐसे सवाल पूछेंगे, केवल की बात हो रही है, केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो एक ही उत्तर को कहते हैं फैक्ट आधारित, ठीक है ना। फैक्ट आधारित जब चीजों को हम पूछते हैं तो इसका मतलब हम मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं, हम रट्टू तोता की बात कर रहे हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कलेक्शन के आधार पर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपके पास कलेक्शन भी होना चाहिए, और कलेक्शन के अलावा और भी सारी चीजें इंक्लूड हो रहेंगी, तो बच्चा उसमें कंपेयर करेगा, तो कंपेयर करते तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यानी दूसरा भी वाला भी आपका ऑप्शन गलत जा रहा है। तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करें। भैया बच्चे संदेह कर रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं आप, क्यों डिमोटिवेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है किसी कुछ, मैंने कई जगह देखा, मैंने कई जगह मैंने पढ़ाया, मैंने देखा कि जब भी बच्चे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने लगते हैं तो टीचर क्या करता है, उनको लगता है क्वेश्चन पूछना है, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है तो बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, टीचर अपना आगे बढ़ जाता है। तो मैंने कई बार देखा कि वहां पर आपको ऐसे संदेह जो सवाल वगैरह जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना, प्रायोरिटी दीजिए, अरे वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इससे हम भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो वो हतोत्साहित नहीं करना आपको। चौथा आपका यानी ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत जा रहा था। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। तो बच्चों को सवाल देंगे इसमें निष्कर्ष भी हो और व्याख्या भी हो। जब बच्चा निष्कर्ष देगा तो उसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। जब भी आप एस्से लिखते हैं तो एस्से में लास्ट में क्या करते हैं, कहते हैं कि भैया अपना समरी लिखिए, अपना निष्कर्ष लिखिए, क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा, क्या अच्छा था क्या बुरा था, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करके आप अच्छे से उसका कंक्लूजन दीजिए। यानी ऐसे प्रश्न आप देंगे तो इसके आधार पर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा।
पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका कट जा रहा है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो 7 जुलाई का 2024 का जो पेपर है, पेपर सेकंड के नाम से जाना था, और शिफ्ट इसको फर्स्ट के नाम से जाना गया। शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है, तो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है जिसमें सीडीपी का पेपर सॉल्व हो रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, जुम्मन की कहानी तो आ जाओ, यहाँ से इधर होगा। 27 नंबर, ओके। 27 नंबर में क्या दिया है? आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल, परासंज्ञान कौशल क्या होता है? परासंज्ञान कौशल का मतलब होता है कौशलता, कुशलता की बात हो रही है। जब अपन विचारों पर भी विचार करने लगते हैं, जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उसके जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आप उनसे जुड़े हुए और भी तथ्यों को, और भी फैक्ट को, और भी तरीकों को, और भी उपायों को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है विचारों के ऊपर विचार करना। अच्छा, कौशल का मतलब होता है उसमें आप डेवलप हो गए, आप उसमें स्किल्स आ गया, उन चीजों को करने का प्रयास आपके पास हो गया कि आप स्पिरिचुअल तरीके से किसी चीज को सोच रहे हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल को विकास करने में मदद करना चाह रहे हैं कि बच्चा भैया मेटा कॉग्निशन कर रहे हैं, अपने थिंकिंग से बियॉन्ड स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देगी? ठीक है, आप बच्चों में परसंज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका अच्छा रहेगा? तो पहला देखते हैं। गृह कार्य सौंपेंगे जिसके लिए याद रखने और याद करने की, भैया याद करने की कहानी से याद करने की कहानी बिल्कुल नहीं देना है। क्यों आप देंगे? बच्चों में मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया दे रहे हैं, तो मेमोराइजेशन का मतलब होता है सिर्फ मेमोरी में रखना। ये नहीं तो मेमोरी में रखने की प्रक्रिया कैसे सोची जा रही है, उसको और कैसे मेमोराइज किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब बच्चों को गृह कार्य दे रहा है, कहेंगे आप याद करिए, तो सीधे सीधे एनसीएफ कहता है, आरटीई कहता है, आरटीई 2009 कहता है कि बच्चों में कभी भी रटने की कहानी पर प्रियोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देंगे। अंक क्यों देंगे भैया? अंक भी हतोत्साहित करना, अंक देंगे किसी बच्चे को अच्छा नंबर दे देंगे। कोई बच्चा अच्छा नंबर पा गया तो कहेगा अरे वाह बहुत बढ़िया, हम तो सबसे तेज है। कोई बच्चा नंबर ही नहीं पाए, कम नंबर पाए, यार हमको तो आता नहीं है, छोड़ो यार हम जा रहे हैं अपने घर, हम नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे, चलेंगे अपना बिजनेस करेंगे, कुछ देखा जाएगा, करा जाएगा। तो बच्चा डर जाएगा, वो अपना काम धाम सब छोड़ जाएगा, निकल जाएगा अपने घर पर। तो इसका मतलब आप अंक नहीं देंगे, बच्चों में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और डिमोटिवेशन भी आ जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कोटा फैक्ट्री, एक पूरी कहानी चली रही है आपको कि वहां पे बच्चों के नंबर कम आ जा रहा है, आईआईटी में नंबर कम आ जा रहा है, नीट में नंबर कम आ जा रहा है, कमरे बंद करके अपना कहानी शुरू कर दे रहे हैं वो लोग। तो कहना मतलब नंबर की कहानी से आप दूर हटिए। ठीक है, तो वहां तक मान लीजिए वहां तक नंबर की कहानी की भैया आप नंबर पाएंगे अच्छा तब हम आपका चुनाव करेंगे। लेकिन जब आप टीचर हो गए, अच्छे टीचर हो गए, वहां पर जब क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, वहां पर अंक की कहानियां थोड़ा कम करेंगे। छोटे बच्चों में इन चीजों को लेकर निगेटिविटी आ जा रही है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि अंक का मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको लगता है अंक ही हमारी योग्यता, हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीन प्रमाणों को हमको क्या करेंगे? छोटे बच्चों में निगेटिविटी आती है इनको सोच करके, उन चीजों को डिमोटिवेट करेंगे, हटा देंगे, अंक वाली कहानी हम क्या करें? हटा देंगे। तीसरा दिया है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भैया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि अपने स्वयं की सीखने, वही कहानी, अपने थॉट के ऊपर सीखने, अपने थॉट के ऊपर सोचने की प्रक्रिया और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के प्रोत्साहित करेंगे। तो मेटाकॉग्निशन आपको पता है ना, अपने विचार पर विचार करने की प्रक्रिया। ये आपका ऑप्शन सही आ रहा था। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट देंगे। सारांशित नोट का मतलब होता है एक समरी वाला नोट, कि भैया हमको नहीं एग्जाम देने जाते तो कहता भैया कोई हमको चिट पिट दे दो, हम उसको पढ़ लें, उसको ले जाकर क्या निकाल लेंगे। तो चिटिंग की कहानी नहीं करना है, मतलब कि आपको पहले ही चीजों को एनालाइज करके, चीजों को समराइज करके बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट के लिए बच्चों के अंदर बड़ा संज्ञान के कौशल के विकास के लिए बच्चों में ये चीजों को सारांशित नोट को नहीं देंगे, क्योंकि वो विचार ही नहीं करेंगे ना, वो क्योंकि उनके पास पहले से समरी नोट है, तो क्यों विचार करने जाओ? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन पे भी आप गलत कर देंगे, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही जा रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, मंजिल दूर नहीं है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया कह रहा है कि जो रिस्पांस होता है वो बड़ा ही इफेक्टिव होता है। तो क्या दे रहा है, देखते हैं क्या दे रहा है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। तो लास्ट की बात हो रही है, ठीक ना, और उसमें टेस्टिंग की बात हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है।
प्रतिक्रिया मतलब कि थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं और भी ऑप्शन क्या है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। नहीं भैया, प्रतिक्रिया से तुलना तो नहीं होती है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात में भी होता है। ठीक है लगभग, लेकिन पश्चात की कहानी कट जा रही है थोड़ी सी। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यानी कि इसमें सब ऑप्शन, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। प्रतिक्रिया, फीडबैक, ओके, सबसे अधिक प्रभावी होती है परीक्षा पर केंद्रित। ठीक है, यानी आपका पहला ऑप्शन थोड़ा सही जा रहा है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया से हम यह देखते हैं कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, कि वह क्या कर सकता है। ठीक है, ये भी बढ़िया है। यानी इसमें भी हम पहले और चौथे ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये वाली जो कहानी है काट देंगे। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात में होता है। इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा रोकिए, ये 28 नंबर आप थोड़ा सा रोकिए, और इसका जो रिजल्ट होगा आयोग के जो भी आंसर के होंगे वहां से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही जा रहे थे। ओके, तो थोड़ा सा इसको रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा रोका जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, 29 में ऑप्शन दिया आपके पास। क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बहस करेंगे बच्चे, चर्चा करेंगे, सहयोग करेंगे, इसको प्रोत्साहित कर रहा है टीचर, अच्छी बात है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया, गलत बात है। ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया, अच्छी प्रक्रिया। सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। भैया कैसे, जब सामूहिक गतिविधि कर रहे हैं बच्चे, संलग्नता कर रहे हैं, तो अर्थपूर्ण अधिगम तो होता ही होता है। यानी ये बी वाला आपका ऑप्शन गलत जा रहा है, पहला वाला आपका ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, यानी ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यह सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, और यह 7 जुलाई 2024 का सीडीपी का पेपर, सेकंड का पेपर है, और जिसको जूनियर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सॉल्यूशन भी देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, आइए देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। कोई 12 वर्षीय लड़की है और संगीत की क्षमता रख रही है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, पहले से गायक रहे हैं वो, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। कि एक माता पिता है, की बेटी है, जो माता पिता है वो ऑलरेडी गायक रहे हैं, और उनकी जो बेटी है 12 वर्ष की है, वो भी बड़ा अच्छा गायन करती है, और उसको ट्रेन करने के लिए भी आगे भेज रहे हैं वो। इसमें कह रहा है, सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंदर क्रिया का परिणाम है। कौन कौन सा कारक है जो उसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है और डेवलपमेंट के प्रोसेस में जुड़ी हुई है। तो पहला तो इसके माता पिता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये अनुवांशिकता की बात हो रही है। ओके, और वातावरण की बात है। वातावरण का मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से, जिस तरीके से वो सीखना चाह रही है, जिस और निपुणता के साथ बढ़ना चाह रही है, जिसमें उसके अंदर और दक्षता बढ़ जाए, यानी कि आप उसको बार बार चीजों के आधार पर, मतलब कि जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, गायन से संबंधित जो भी तरीके हैं उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वातावरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अनुवंशिकता उसके माता पिता से आ चुकी थी। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वृद्धि परिपक्वता नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि के आधार पर हम ये नहीं कह सकते उसके अंदर गायन की क्षमता जो है बढ़ती चली जा रही है। परिपक्वता ठीक है, मेच्योरिटी ऑप्शन ठीक था, ये वाला ऑप्शन ठीक था, ये वाला ऑप्शन गलत था। लैंगिक पहचान की तो बात ही नहीं है, क्योंकि माता पिता दोनों है, लैंगिक पहचान की बात ही हो रही है। पोषण और अनुशासन, पोषण भी बढ़िया है, न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन ये भी बढ़िया है कि उसका पालन पोषण कैसा किया गया। लेकिन जब माता पिता की बात हो रही थी, यानी हेरिडिटी छोड़ रही थी वो तरीके, यानी अनुवंशिकता पर ज्यादा प्रायोरिटी कर रहा था। पोषण को यहाँ पर थोड़ा काट देंगे, अनुशासन तो ठीक था, उसको ट्रेन किया जा रहा था। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता था, यह सीडीपी का पेपर था, सीटेट 7 जुलाई 2024 का, और पेपर जो सेकंड है यानी शिफ्ट 1 का ये पेपर था, और इसके आधार पर हम और भी जो भी हमारे टीचर होंगे को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे आगे। अभी हम देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर चल रहा है, जिसको प्राइमरी के नाम से जानते हैं, 1 से 5 तक का, तो वो पेपर अभी चल रहा है। वो भी जैसे पेपर हमारे पास आ जाएंगे तो उसको भी एनालिसिस हम लोग तुरंत करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए और फिर बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।